जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारा 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी जो है वो पूरी मैं एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट और उसके सारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। उसका क्रैश कोर्स जो चला रहे थे ना, उसकी द्विघात समीकरण तक हो गया था। बाकी क्लास हमने रोक दी है, वो बाद में करेंगे। उससे पहले हम अनसोल्ड शुरू करा रहे हैं, क्योंकि अनसोल्ड जो होते हैं पिछले वर्ष की पेपर हैं। ये 2018 से 24 तक के हैं। ये 2000 हम उल्टा शुरू करेंगे, 24 से पीछे चलते जाएंगे। और एक वर्ष में कई पेपर हुए ना, तो इसका सेट 1 पेपर का सेट 1 है। ये पेपर पे अंक पड़ा होता है बस, ठीक है। तो इसमें ये जो पेपर होता है वो 2 खंडों में होता है, खंड आ, खंड बा। खंड आ में जो होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसको ओएमआर शीट पे भरने होते हैं। वो एक एक नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के, एक एक नंबर के। और खंड वह जो होता है वो 50 अंक का होता है। वो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव, उनको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कैसे आया वो, ठीक है। इसमें तो बहुविकल्पीय है, कैसा भी आंसर आपका ठीक होना चाहिए। उसमें ओएमआर शीट में भरते हैं, मतलब गोले भर जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम खंड आ शुरू कर रहे हैं। देखिए ऐसा पेपर है ये, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद, ठीक है। ऐसा करिए, ये देखो दिख रहा है ये पेपर, सारे कुछ समझ में आ रहा नहीं है, ठीक है। तो इससे आप क्वेश्चन देख भी लेना। अगर मैं क्वेश्चन पूरा ना लिख पाऊँ तो इससे देख लेना आप, है ना। पॉज करके इसको क्वेश्चनों को नोट कर लेना, बाकी मैं करा ही रहा हूँ। क्वेश्चन 1 लिखा है, इससे क्या होता है हमारा समय थोड़ा बचेगा ना। लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। शून्य क्या होते हैं? हमने आपको जब क्लास पढ़ाई थी वो बताया था, शून्य जो होते हैं किसी बहुपद के हल को कहते हैं, हलों की संख्या को शून्य कहते हैं, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद है। बहुपद कई प्रकार का होगा, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। और बहुपद का मतलब बहुपद है ना। और घात भी अलग अलग होती, एक घात के आधार पर डिफाइन करते हैं बहुपदों को, एक पदों के आधार पर, ठीक है। तो कह रहे हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब होता है 3 घातें, 3 घातें मतलब उसके 3 शून्यक होंगे। एक त्रिघात बहुपद होते हैं, उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये भी है, बी ठीक है, ठीक। शून्य कैसे होते हैं? कोई बहुपद है, अब वो एस अक्ष को जितनी बार काटेगा, एक्स वाई एस अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने हल होंगे। जैसे ये एस अक्ष को, ये बहुपद है कोई, ठीक। ये एस अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4 बार काट रहा है, तो इसके कितने होंगे? 4 हल होंगे। और ये कौन सा? डेफिनेटली ये चतुर्घात बहुपद होगा। ये जब 4 हल है तो चतुर्घात बहुपद होगा, ठीक है। ऐसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, 140 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे छोटी संख्या डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 35, 2 नहीं 70। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। 5 से करेंगे, हो जाएगा, 5 सत्तो 35। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 140 के 140 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देख लो इसमें कौन सा है। देखो 2 बार है, 2 की बात 2 बार, गुणा 5 गुणा 7, ये इसके फैक्टर हैं। ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो 2 की बात 2 और 5 है, ये ऑप्शन है सी, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको ये कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दिखाने से इंपॉर्टेंट है आपको उस पर गोला भरना होता है। जैसे सी ऑप्शन तो ऐसे गोला भरेंगे बस, इसमें सब्जेक्टिव नहीं है। ये खंड जो बा है उसमें जब उसमें आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे आया, अगली लाइन कैसे आई, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका आंसर ठीक होना चाहिए बस, उससे मतलब नहीं कि आपका आंसर कैसे आया, ठीक है। तो प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग मतलब हमें पेपर को हल करना चाहिए कि क्या मांग है, तो उससे हमारा समय बचता है ना। अगर हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर इनको हल स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे ना, तो उसमें हमारा समय खराब होगा। हमको चाहिए आंसर, तो उनको स्टेप बाय स्टेप ना हल करके बहुत सारी कैलकुलेशन अपने अंदर करेंगे, दिमाग में करेंगे और आंसर लेके आएंगे जल्दी से, ताकि जो इसमें जो समय हमारा बचा हुआ है वो खंड बा में हम लगा सकें। क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट मिले हैं, तो 3 घंटा 15 मिनट क्योंकि मिले हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि सिर्फ हल चाहिए। तो
उससे जल्दी हल करेंगे, और बाकी जो समय जो बचा हुआ है वो वा खंड में हम लगाएंगे उसको प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, अब तीसरा है हमको ये पूछ रहा है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। इसमें शेषफल में क्या संबंध है हमको ये बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो इसके लिए बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बताने के लिए हमें एक संबंध पता है। क्या संबंध पता है, संबंध होता है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 11 को, सबसे सरल समझाने के लिए 2 पंजे 10। ठीक, क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए जिसको ये जिसको भाग दे रहे हैं, है ना, ये होता है भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं ये होता है भाजक। ठीक, और जो हमारा रिजल्ट आया वो होता है भागफल। ठीक है, और जो ये रिमाइंडर बचा शेष, ये होता है शेषफल। शेषफल, तो इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध होता है, देखो सबसे बड़ी संख्या देखो 11 है ना, तो 11 कैसे आएगी, 11 आएगी 2 यानी कि 2 गुणा 5 प्लस 1 ऐसे आएगी, 2 पंजे 10 प्लस 1 यानी कि 11 आ गई। तो ये क्या है, भाज्य है ना, तो भाज्य, ये क्या 2 क्या भाजक है ना, भाजक। ठीक, गुणा 5 क्या है, भागफल। ठीक, प्लस क्या है, ये क्या है, शेषफल। ठीक, ये संबंध होता है, ये आपको लिख देना है। ठीक, ये आपको याद भी होगा, याद है ना, तो समय हम तो समझाया है हर बच्चे के लिए, सबको पता होगा। आपका समय बचेगा, तुरंत भरिए, 1-2 सेकंड में आंसर लाइए, अगले क्वेश्चन तक बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र हल करने का मतलब तरीका होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये है सी, ये सी है, तीसरे का ये है सी। ठीक, प्रश्न पत्र को ऐसे हल करेंगे कि हमारा समय जो है, कम नंबर के जो प्रश्न है उसमें ज्यादा समय ना लगाकर उन्हें जल्दी जल्दी हल करके कैसे भी, ये तो जब ऑप्शन बहुविकल्पीय है तो हमको आंसर चाहिए, कैसे भी आंसर ले आओ जल्दी से। ठीक है, और जो समय बचा है वो हम उस प्रश्न में खर्च करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा नंबर के भी हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप देखा भी जाता है। अगर आपकी कोई स्टेप आगे अगर उसमें मिस है ना, ज्यादा उसमें शॉर्टकट नहीं चलता, ज्यादा डायरेक्ट नहीं चलता उसमें, जब बोर्ड के पेपर है तो उसमें आप समय लगाइए ताकि आपको नंबर पूरे मिले। चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, एक समीकरण दे रखी है 2 और इनको हमें बताना है इसके कितने, क्या है इसका, 2x + 2y + 5 = 0। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है 3x - +1 = 0। अब ये 2 समीकरण एक में है, इनको बताना है ये अद्वितीय हल है, अपरिमित हल है या 2 हल है। देखो 2 समीकरण लेती, क्या बताया था हमने, 3 कंडीशन बताई थी। a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2, तो क्या है, अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेद करेंगी रेखा है दोनों, है ना। a1/a2 बराबर है v1/v2 बराबर है c1/c2। कंडीशन को लिखा चुके क्लास में, तो क्या है, रेखा संपाती होंगे या अपरिमित हल होंगे, रेखा संपाती होंगे और इस कंडीशन क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे। ठीक है, a1/a2 बराबर है v1/v2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें क्या होगा, c1/c2 बराबर नहीं है, इस कंडीशन में होगा रेखाएं जो हैं वो समानांतर होंगी, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो a1/a2 यहाँ पर a क्या है, x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा। a1/a2, a2 कितना है, -3 बराबर v1 कितना है 2, v2 कितना है -6 बराबर c1 कितना है 5/c2 कितना है 1। अब देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, ये माइनस का 1/3 बराबर 1/-1/3, क्या ये 5/1 क्या ही बराबर है, नहीं है। तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी कि ये कंडीशन है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है।
ठीक है, इसमें तीन कोई हल नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है इसमें डी ऑप्शन जो है कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा ठीक है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है एक सार्वंत्र बताना है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां है 1 से -5 कम -1 कम 3 कम 7। देखो इसमें हमें चेक कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें दे रखा है कि ये इन एपी यानी कि एपी में है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर क्या होता है? A1 A2 A3 A4। सार्वंतर डी होता है A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो A2 कितना है? माइनस का 1। A1 कितना है? माइनस का 5। तो माइनस का 1 माइनस प्लस का 5। ठीक है, प्लस के 5 में से बन गए 4। सार्वंतर कितना आया? 4। ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है डी। क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो डी है, 5वें का डी। ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन हो गए। अब 15 और देखते हैं जल्दी से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करें, इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए, आंसर लाइए, आगे बढ़िए। ठीक, क्योंकि जो इसमें समय बचेगा वो उसमें हम लगाएंगे ना। अब वो क्वेश्चन को कुछ पता नहीं कितना लंबा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा तो नहीं हो जो आपको हर क्वेश्चन आते हैं। जब नहीं आते हैं तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है तो समय होता है ना, तब क्वेश्चन हल कर पाते हैं, है ना। अगर हमें हर क्वेश्चन आता हो तो हमको 3 घंटा होना चाहिए, हमको तो बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी हो जाएंगे सर मतलब सवाल सारे। लेकिन समय तब लगता है जब हमको आते नहीं है, फिर हम उसमें देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो रही है, उसमें समझ आता है। तो वो चीज़ करने के लिए हम चाहेंगे कि जो जिन प्रश्नों को समय ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है उनको डायरेक्ट भी कर सकें। तो ये जो खंड आ है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें कह रहे हैं विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। विभक्तिकर मान होता है डी। डी क्या होता है? डी होता है v² माइनस 4ac। ठीक, ये होता है विभक्तिकर। अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, v² माइनस 4ac कौन सा है? इसमें ऑप्शन है सी, ठीक है। ठीक है, 6वां हो गया। 7वां 2 बिंदु दे रखे हैं, 2,3 4,1। अब देखिए इसमें 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, इसका डिस्टेंस का फॉर्म होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? x1 y1, ये x2 y2। x2 क्या है इसमें? x2 है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें? 1, y1 क्या है इसमें? 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 माइनस 2 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 4 4 √8, यह क्या आ जाएगा? 2 √2 मात्रक। ऑप्शन देख लो, 2 √2 किस में आ रही है? आ रहा है बी में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 8वां है 3x² माइनस का 12x प्लस का m इक्वल टू 0। इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण है कि मूल बराबर है। मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर हो तो d क्या होता है? d बराबर 0। d क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b क्या है इसमें? माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है इसमें? 3, c क्या है इसमें? m इक्वल टू 0। माइनस का 12 12 144 माइनस का 4 3 12m इक्वल टू 0। तो 12 इसे डायरेक्ट करो ना, m बराबर 144 बटे 12, 12 में 144 यानी m बराबर 12 आ गया। m का मान 12 आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारा ठीक है। किसका? 8वें का। ठीक, अब नवा सवाल क्या कह रहा है? देखो नवा कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है।
जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a दे रखा है क्वेश्चन में, a b c। अब कह रहा है कि शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। शीर्षलंब, समद्विभाजित त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि यह क्या है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये लंब है, शीर्षलंब कह रहे हैं ना, तो ये लंब है। तो ये 2a पूरी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, ये 2a, ये क्या 90 से ये लंब कर्ण आधार, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ये मान लो m, तो am, तो am हमें ज्ञात करना है। स्क्वायर ये क्या, 4 2 चौक 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो am कितना आ जाएगा, am आ जाएगा √3, अब देखियो a स्क्वायर इतना है ना, तो a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बन रहा है ना, तो a√3। ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन है सी ठीक, देखो ठीक है, सी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला आंसर, अगला जो है वो माध्य का सवाल है ना, माध्य का है, इसमें से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो हमको जगह भी चाहिए। इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वीडियो रोकने की जरूरत पड़ नहीं रही है ना, नहीं तो हम वीडियो रोक के सवाल लिखते पहले हम, अगर लंबे सवाल होते तो। अब देखिए बहुत सीरियस समय आ गया है, बोर्ड 10वीं के जो बच्चे हैं, अब मैं आपसे कह सकता हूं कि आप स्कूल ना जाइए बिल्कुल भी, मतलब जो 10वीं परीक्षा के प्रति जो सीरियस बच्चे हैं ना, जो टॉप करना चाहते हैं, वो स्कूल अब ना जाएं, अब घर पे ही बैठ के उसके रिवीजन करें। ठीक है, स्कूल बिल्कुल मत जाइए, अब घर पे बैठ के सबको रिवीजन कीजिए। 10वां सवाल है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, इसकी बारंबारता f दे रखी है कितनी है, 3 2 4 2 3। हमको इसमें माध्य ज्ञात करना। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करेंगे, इन दोनों का योग, 3 और 1 4 के आधे 2, 5 3 8, 8 के आधे 4, 2 का अंतर है, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10। अब सरल है ना, तो f इंटू एक्स कर लेंगे, f इंटू एक्स, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियां 30, इनका योग कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 और 2 11 3 14, सिग्मा f कितना आ गया 14, और ये f इंटू एक्स कितना आ गया, इनका योग कर लो, 8 8 से 14 4 18, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, आंसर का 2 2 2 4, 4 1 5 3 8, यानी 84। तो माध्य क्या आएगा, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 84, सिग्मा एफ कितना जोड़ा है, वो है 14, 14 छक 84, यानी कि माध्य हमारा आ गया 6। माध्य आ गया 6। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन ठीक है। तो डी पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब 11 देखिए, देखिए ये सिलेबस से ये जो सवाल करा रहे हैं ना, ये वाला 11वां वाला, ये सिलेबस में नहीं है आपके, मतलब उसमें एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन आपको हमने क्लास में बताया था, एक क्लास में बताया था, समझा दिया था कैसे आता है। ये चतुर्थांश से आता है, ये 0 90 180 270 फिर 360। तो 0 से 9 ऑल पॉजिटिव, ये साइन कॉस्ट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, साइन कॉसिक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक है,
अब देखिए ये कैसे बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, देखो ये होता है, देखो 27 आ रहा है, ये कैसे आएंगे, 90 में से घटाएंगे, 90 में कितने घटाएंगे, 90 में से अगर हम 63 घटाएं तब क्या आएगा, तब 27 आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये 90 माइनस 90 से कम आ रहा है, इसमें आएगा ना, पहले ये चतुर्थांश में आएगा, तो इसमें ऑल पॉजिटिव यानी सब कुछ पॉजिटिव होगा, और 90 माइनस या 90 प्लस जो भी होता है वो साइन कॉस में, कॉस टेन में, ऐसे मतलब साइन कॉस, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में बदल जाता है। अब ये किस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, और ये आएगा कॉस 63 बटे कॉस 63। ठीक, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, कितना माना गया, एक। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, आंसर इज ए, ऑप्शन इज ए, ठीक है। ठीक, ऐसे करेंगे इसको हल हम, ठीक है। सही है, मिटाते वीडियो थोड़ी रोक दो जरा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बार बार है, इसमें दे रखा है cos a इक्वल टू √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो cos a √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है, तो तुलना करने पर a बराबर 30 आ गया यहाँ पर 30 डिग्री, तो a का मान 30 है ना, तो यहाँ पर रख दो sin 2 इंटू 30, कितना आ गया, sin 3 दूनी 6 60, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें है डी, इसमें है डी, ठीक। ठीक है, अब दे रखा है रूट, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो देखिए ये भी दिखा दें आपको वीडियो में, ताकि आप क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें नोट भी कर लें। ठीक है, देखिए अभी देखिए, हमने आपको सरसमका लिखाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब देखिए सेक होता है 1/cos, 1/cos, सेक होता है 1/cos स्क्वायर है, अपॉन कॉसेक होता है 1/sin स्क्वायर है। ठीक है, 1/cos स्क्वायर है, भिन्न गुणांक भाग में भिन्न गुणांक बजाई तो अपोजिट हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर है अपॉन 1, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें डी, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक, 14वां सवाल है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक, अब देखिए ये हमने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपके सिलेबस में फॉर्मूले थे भी नहीं थे ना, इसलिए नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके फॉर्मूला जब आ गया ना तो हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं। अगर जैसे अगर एक दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सारे फॉर्मूले एक बार हम 2-4 फॉर्मूले इकट्ठे भी लिखवा देंगे। sin 2a का फॉर्मूला एक देखो ये होता है, sin 2a क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2, पता नहीं इधर दिख रहा इधर लिखवा दे रहे हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin, देखो a में है तो हमें थीटा लिख देना, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये चीज यहाँ पर रख दो, क्या ये चीज यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब cos a इक्वल टू 2 sin a, ये 2 sin a नीचे पहुंच जाएगा भाग में,
साइन ए से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1, तो cos a इज इक्वल टू 1, तो cos a, cos 1 किसका मान होता है? cos 0 का, cos 0 डिग्री, तो a का मान कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें है एक किसके बराबर है? a बराबर है 0, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि दे रखी है 22। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 22, 11, यानी कि r कितना आ गया? रेडियस आ गया 11 बाई पाई। ठीक है, सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त के चौथा हिस्सा बताइए। वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल बताना हमें। वृत्त के 1/4 यानी कि मतलब 4 हिस्से है ना, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे हम? चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग यहां पे लिख देंगे। अगर इसका चौथा भाग निकालें तो चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, बस अब आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान है 11 अपॉन पाई, 11 अपॉन, ये 4 इसके भाग में नहीं, पूरे के भाग में ऐसे करेंगे 11 बाई पाई। और पाई से एक पाई कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये तो इसके भाग में आ जाएगा 11 इंटू 11, पाई का मान कितना होगा? 22/7। ठीक है, 22/7 जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, अपॉन, और जो 4 होगा वो इसके गुणा में पहुंच जाएगा। अब 11 दूनी 22, 11 सत्तो 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, चौथा हिस्से का क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? ऑप्शन है सी ठीक है, ये ऑप्शन सी ठीक है। इसे 15 का सी क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल भाई जो कुछ भी कैप्सूल होता है दवाई खाने का या कोई बोलो, कैप्सूल का साइज आपको बताइए। कह रहा है कैप्सूल किन हिस्सों से बनकर बना होता है? कैप्सूल ऐसा होता है, देखो अब कैप्सूल किसका संयोजन है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 शंकुओं का, एक बेलन और 2 अर्धगोले का, एक बेलन 1 अर्धगोले का, एक बेलन 2 गोलों का। अब देखिए ये शंकु है ना, तो यहां से अगर करेंगे, यहां से काटेंगे इसे, तो एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, और ये क्या है? बेलन। अर्धगोला अर्धगोला बेलन, 2 अर्धगोले 1 बेलन। कौन सा आंसर ठीक है? 2 अर्धगोले 1 बेलन, यानी बी ऑप्शन ठीक है। इसमें 16 का बी ठीक है। क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसीलिए कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आपको बताया था क्लास में। हमने आपको बताया था इसका संबंध इसी, मतलब यही हमने कह के लिखवाया था। हमें नहीं पता था ऐसा सवाल आएगा, लेकिन बोर्ड में आया हुआ सवाल है। लेकिन हमने आपको उस समय बताया भी था कि ऐसा सवाल जब आएगा वो ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न में ही आएगा कि इनमें से जो चीज दे रखी होंगी और आपको कह देंगे तीसरी जो चीज है वो ज्ञात कीजिए। कौन सा संबंध था? वो था माध्य बहुलक व माध्यक। इसमें संबंध हमने आपको बताया था। ठीक है, अब वो संबंध आपको हम बता रहे हैं। 16 हो गए, 16 17 है क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, माध्यक
माध्य कितना दे रखा है, माध्य है 32, बहुलक है 35। तो माध्यक ज्ञात करना है हमें, माध्यक ज्ञात करना। हमने आपको एक संबंध दिखाया था क्लास में, जब सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे इसके, माध्य भी सीख गए थे, बहुलक भी सीख गए थे, वो माध्यक भी सीख गए थे, तब हमने आपको बताया था। ठीक है, वो क्या था, वो संबंध था 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब देखिए हमने आपके संबंध दिखाया था। अब देखो दो चीज दे रखी, तीसरी चीज निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक, बहुलक क्या है इसमें, बहुलक दे रखा है इसमें 35 प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना दे रखा है 32, 35 प्लस 32 दूनी 64, ऐड कर दो 4 5 9 6 3 9 99, यानी माध्यक कितना आ गया, माध्यक आ जाएगा 3 गुणा में, ये भाग में आ जाएंगे, 3 जो गुणा में भाग में आ जाएंगे, 3 3 9 3 3 यानी कि माध्यक आ गया 33, माध्यक आ गया 33। आंसर कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन है डी ठीक, ठीक है 17वें का डी। अब देखिए 17, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तीनों, चलो एक बार मिटा दे रहे हैं ताकि तीनों क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। अब देखिए इसमें 18वां क्वेश्चन है, ये वर्ग अंतराल से दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। बहुलक वर्ग हमने आपको क्या बताया था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। इसकी बारंबारता ही है, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 19 है, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या है, ये है 15 से 20, बहुलक वर्ग है 15 से 20। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये ऑप्शन बी ठीक है, 18वें का ऑप्शन बी ठीक है। अब 19वां सवाल, 19वां सवाल देखो, सवाल एक बार ऐसे भी ये भी देख लो पेपर, ये देखो ये 3 सवाल है, इसे आप चाहे नोट कर लेना। ठीक है, कह रहा दो पार्श्वों को एक साथ उछालने पर दोनों पार्श्वों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये सारे सवाल हम करा चुके हैं, ठीक है सारे सवाल करा चुके हैं। 10 होने की यानी कि दो पासे का योग 10 हो जाए। देखो अगर इस पासे में 4 आएगा और इस पासे में 6 आ जाए, योग 10 हो गया। इस पासे में 6 आ जाए, इस पासे में 4 आ जाए, 10 हो गया। इस पासे में 5 आ जाए, इस पासे में भी 5 आ जाए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी कि इनका योग 10 आ जाएगी। क्या है 1 2 3। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है दो पास है ना, 6 × 6 यानी कि 36। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो क्वेश्चन की मांग होती है। क्या मांग है कि 10 योग 10 आया, वो कितनी मांग 1 2 3। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। हमको इसमें सब कुछ लिखाना नहीं था, खाली ऑप्शनल था, लेकिन फिर भी लिखवा दिया। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल संभव परिणाम कितने हैं 36। इसे डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया 1/12। इसकी प्रायिकता की 1/12। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ए ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्या बच्चे मैच खेल रहे हैं ना, बहुत गद्दा कर रहे हैं। दो पास आएगी प्रायिकता, 19वां सवाल हो गया। अब 20वां अंतिम सवाल। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या देंगे। पासे पर 1 2 3 4 5 6 इतने अंक अंकित होते हैं। अब कह रहे हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम संख्या कौन सी है 2 4 6, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी, ये गलती होगी ना, बार लगा दी गलती हो गई, क्योंकि फिर वो उससे अलग हो जाता है ना, पूरा हो जाता है ना वो। ठीक है, बार नहीं लगाते, बाकी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ठीक है, बार नहीं लगाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने 1 2 3, कुल संभव परिणाम कितने हैं 6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, इनकी प्राप्त करनी है 1/2। बीस का कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन है सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बार का मतलब पता क्या होता है? जैसे हम कहना कि समान की संख्या अब सम ना आने की क्या हो गए, ये बार होता है। ये क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, ये होता है बार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा खंड आ कंप्लीट हो गया। अब देखिए खंड आ जो है वो कितने मिनट कंप्लीट हो गया? 35 मिनट में। हमने आपको डिटेल से, जबकि हमने आपको बहुत सारे डिटेल्स बताया, तब 35 मिनट लगे हमें। हमारे पास है 3 घंटा 15 मिनट, हमको 35 मिनट लगे। यानी कि इसके आधे कर लो, आधा घंटा निकाल लो, कितने आ गया? 2 घंटा 45 मिनट हमारे पास बचते हैं खंड बा के लिए, हमारे लिए। आपके लिए जो समय है, इस पेपर को हम डिटेल से बता रहे हैं ना, तो 35 मिनट है आपके लिए। इस खंड को करने के 20 मिनट लगने चाहिए, कम से कम 20 मिनट लगने चाहिए थे, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम मानते हैं आपको सवाल नहीं पता तो आपको सोचना ही पड़ेगा, तो आपको समय लगाना कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे पास समय 3 घंटे बहुत समय है। अब खंड बा में क्या होता है? हमको 5 सवाल करने हैं। अब 5 सवालों में प्रत्येक उसमें लिख रखा है कि हमको कितने कितने करने हैं। जैसे पहले खंड में 21वां सवाल है, उसमें लिख के रखा है कि सभी भाग हल कीजिए, और 22 में किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। ठीक है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, ये 22 में है। अब 23 में है 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा में 1 करना होता है। 24 में भी अथवा में 2 रखे हैं, 1 करना होता है। और 25 में भी 2 क्वेश्चन अथवा में दे रखे हैं, 1 करना होता है। ठीक है, अभी हम कल कराएंगे। वैसे एक क्लास में भी करा सकते हैं। आप रिस्पॉन्स आप कमेंट कर देना कि एक क्लास में समझाएं कि 2 क्लास में। एक क्लास होगी तो लंबी हो जाएगी, कम से 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी फिर वो, है ना। अरे जब बोर्ड आपको 3.5 घंटे दे रहा है तो आपको भी समझाने में 1.5 घंटा तो लगेगा, कम से कम नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए तो ठीक है, खंड आ तो हमने एक क्लास में कर लिया, खंड बा हम अगली क्लास में करेंगे। जैसा भी हो आप बता देना, एक में चाहे तो एक में ले आएंगे, वरना हम 2-2 क्लास ही लाएंगे हर पेपर की। ठीक है, अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा, ठीक है 2 ही लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।